मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। नमस्कार, आपकी बातें कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। दर्शकों, इस समय पूरे विश्व में भारत सहित कोरोना वायरस को लेकर एक भय की स्थिति निर्मित हो गई है। कोरोना वायरस क्या है, ये कैसे फैलता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, किस प्रकार से बचाव की स्थिति निर्मित कर सकते हैं, इस पर अब आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। कोरोना वायरस के संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सह प्राध्यापक डॉक्टर संजय सिंह नेगी। डॉक्टर, स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अजय सहाय। डॉक्टर, स्वागत है आपका भी। नमस्कार। डॉक्टर नेगी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना वायरस क्या है और ये कैसे फैलता है। ये कोरोना वायरस चाइना के वुहान सिटी से होते हुए अभी तक 151 कंट्रियों को अफेक्ट करते हुए इंडिया में भी इसके काफ़ी लक्षण पाए गए हैं अलग अलग मरीजों में। और ये एक तरह का वायरस है जो कोरोना विरिडे फैमिली से बिलोंग करता है। और इस कोरोना विरिडे फैमिली में के जो वायरस हैं ये आम जनता में ये पहले भी पाए जाते थे, जो माइल्ड कोल्ड से लेके सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिम्टम्स तक करते हैं। इस फैमिली में पहले मर्स और सार्स कोरोना वायरस थे, जो कि चाइना में 2003 में एक एपिडेमिक का रूप लिया था, और जो है एशियन कंट्रीज़ में, अरेबियन कंट्रीज़ में जो है मर्स कोरोना वायरस ने एपिडेमिक का रूप लिया था। लेकिन किसी भी उस दौरान ऐसा कोई भी भयानक स्थिति नहीं पैदा हुई जैसा इस समय अभी प्रेजेंट में सार्स कोरोना वायरस 2 जो इस वायरस का नाम WHO ने डिक्लेयर किया है। जी डॉक्टर नेगी, हम आपसे इसके बारे में बात करेंगे। अभी एक हमारे कॉलर लाइन पर हैं। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार जी मैं डोंगरगढ़ से जसविंदर सिंह बिट्टू बोल रहा हूँ। जी पूछिए, क्या सवाल है आपका। मैं डोंगरगढ़ से जसविंदर सिंह बिट्टू बोल रहा हूँ। जी बिट्टू जी, पूछिए क्या सवाल है आपका। जी मैडम, मेरा प्रश्न ये है, आकर जो कोरोना वायरस चल रहा है जी, ये कितनी वर्ष की आयु में हो के बच्चों को भी होता है, इसके बचाव क्या क्या है, ये क्या डोंगरगढ़ सरकारी हॉस्पिटल में इसकी जांच हो सकती है, इसके बारे में पूरी विस्तार जानकारी दें। जी बिल्कुल बिट्टू जी, हम इसीलिए बैठे ही हैं कि हमारे विशेषज्ञों के द्वारा जानकारी दिलवा जो भी सकें। सवाल पूछे हैं हमारा, अगर आप एपिसोड आखिरी तक देखें तो आपको अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। और जहाँ तक आपने कहा कि कौन कौन इससे प्रभावित हो सकता है, तो कोई भी प्रभावित हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनमें जो है ना इस बीमारी से कहीं ज़्यादा खतरा होता है। जी साथ ही इन्होंने सवाल किया था कि जैसे डोंगरगढ़ में रहते हैं ये, तो वहाँ पर क्या है इसके जांच की, उपचार की सुविधा है? अभी छत्तीसगढ़ में एम्स रायपुर में इसके जांच की सुविधा उपलब्ध है, और छत्तीसगढ़ में एम्स रायपुर पूरे छत्तीसगढ़ के डायग्नोस्टिक सर्विसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे किसी भी व्यक्ति में जिसमें कोरोना वायरस के लक्षण हैं, और अगर वो ट्रीटिंग फिजिशियन के द्वारा एम्स रायपुर को रेफ़र होता है, तो एम्स रायपुर उस पर्टिकुलर सस्पेक्टेड पेशेंट का डायग्नोसिस करता है, और उसके डायग्नोसिस में अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके आइसोलेशन और ट्रीटमेंट की फैसिलिटी भी एम्स रायपुर में उपलब्ध है। जी डॉक्टर नेगी, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे ये फैलता है, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस के थ्रू जो भी संक्रमित व्यक्ति कोरोना से प्रभावित है वो खांसते हुए या छींकते हुए जब इस वायरस को रिलीज़ करता है, तो उसके क्लोज कांटेक्ट में जो व्यक्ति आता है, क्लोज कांटेक्ट में मतलब कि 2 फीट के
2 से 6 फीट, जी 6 फीट के अंदर में जो व्यक्ति इस प्रभावित व्यक्ति के संपर्क में आता है तो ऐसे में इसके ट्रांसमिशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जी। इसीलिए जो है सोशल डिस्टेंसिंग जो आजकल अभी मीडिया के थ्रू और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू और गाइडलाइंस ऐसी डिक्लेयर की गई हैं, जारी की गई हैं, उसमें ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है जो हम सब नागरिकों को मानना चाहिए। जी जी। डॉक्टर साहब, ये कितना खतरनाक हो सकता है जो कोरोना वायरस है ये? देखिए, कोरोना वायरस तभी खतरनाक है जब उसके कुछ विशेष परिस्थितियों में ये जो है ना किसी लोगों को अपने चपेट में ले। जी। हवा बहुत ज़्यादा है और वास्तव में क्या है कि बचाव, जानकारी इससे बचाव है। ये अगर ज़्यादा बुजुर्ग लोगों में होता है जी। या फिर आप मान लीजिए ये जिन लोगों के शरीर की क्षमता कम, प्रतिरोधक क्षमता, जैसे कैंसर पेशेंट है, डायबिटीज के पेशेंट है, डायबिटीज के पेशेंट है या टीबी के पेशेंट जो कमज़ोर हैं, तो उनमें ये खतरनाक रूप ले सकता है। अक्सर ये देखा गया है कि लगभग 80% मरीज तो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं आराम से, उसमें कोई खतरा नहीं होता। और उसके बाद जो बच गए 20%, तो उनमें थोड़ा सा रिस्क हो सकता है और मृत्यु दर इसकी 3.4%। डॉक्टर साहब, रोकना चाहूँगी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। हाँ हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते, अपना नाम बताएं और सवाल पूछिए। हाँ, मेरा नाम कुमारी सोनी है मैम, बलौदाबाजार जिले से, ग्राम नवरंगपुर से। जी जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? जैसे नॉर्मल सर्दी खांसी तो होती रहती है, तो स्पेशली उसको कैसे पता करें कि मतलब हमें कोरोना वायरस हुआ है, और इसको जब जी जी, और इसके बचाव, इन सब के बारे में थोड़ा बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर नेगी, इसके पहले भी क्या होता है कि हम बातचीत के दौरान भी हमने ये कोशिश की और ये सोशल मीडिया में भी काफ़ी वायरल हो गया है कि जैसे किसी को भी सर्दी खांसी है तो हर कोई चाहता है कि वो, ये एक भय की स्थिति निर्मित हो गई है कि क्या उसको कोरोना हो सकता है। तो इन्होंने भी जानना चाहा कि सामान्य यदि सर्दी खांसी है तो क्या उसको भी ये कोरोना वायरस का संदेह होना चाहिए या जांच कराना चाहिए? देखिए, ये भयावह स्थिति जो अभी मीडिया के थ्रू और काफ़ी व्हाट्सएप और इन ग्रुपों के थ्रू ये जो फैलाई गई है, इससे बचने के लिए एक क्लियर गाइडलाइंस और दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि किन लोगों में कोरोना के लक्षण को माना जाए। जी। तो कोरोना के लक्षण के लिए DHR ने जो गाइडलाइंस दी हैं उसके अनुसार वो लोग जिन्होंने इंटरनेशनल ट्रैवल किया है, जी, वो लोग जिन्होंने इंटरनेशनल ट्रैवल किया है, उनमें अगर सिम्टम्स हैं, उनमें अगर लास्ट 14 दिन में सिम्टम्स हैं, तो उनको संभावित जांच और अपना उपचार के लिए जो किसी भी हॉस्पिटल में कांटेक्ट करना चाहिए। जी। पहली कैटेगरी इन पेशेंट्स की आती है। दूसरी कैटेगरी में वो सारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो इनके ट्रीटमेंट में और इनके डायग्नोसिस में इन्वॉल्व हैं। अगर उनको कोई सिम्टम्स आते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स के इन्फेक्शंस के, जैसे उनको बुखार होता है, उनको खांसी होती है, उनको सांस लेने में समस्या है, तो ऐसे सब हेल्थ केयर वर्कर्स को जांच कराने की आवश्यकता है। जी जी। और जो लोग उस लेबोरेटरी पॉजिटिव, कंफर्म्ड पॉजिटिव कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं पिछले 5 से 14 दिन के बीच में, जी, उनको अगर सिम्टम नहीं भी हैं तो उनको एक बार जो है अपने आसपास के किसी भी हॉस्पिटल में और ट्रीटिंग फिजिशियंस के पास जाके और वो डिसाइड करते हैं कि उनको भेजना है कि नहीं। जी जी। लेकिन एज पर गाइडलाइंस उनको जो 5 से 14 दिन के बीच में उसके कांटेक्ट में आए हैं उनको भी एक बार इसकी जांच कराने की आवश्यकता है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है, जिसमें बुखार और जो है इसके साथ खांसी या जो सांस लेने में प्रॉब्लम है, लेकिन जो ये लोग जो हॉस्पिटलाइज है, जी जी, ऐसे लोगों को भी जांच के दायरे में डाला गया है जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इसके अलावा बाकी किसी भी व्यक्ति में अगर कोई लक्षण होते हैं तो वो सामान्य जो वायरल इन्फेक्शंस भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो सकता है, बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं जो ऐसे लक्षण जो है शो करते हैं। जी जी। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो सर,
हाँ जी। मैं कुमकुरा की दुर्गे राजनाथ गांव डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से सर। जी जी जी, पूछिए क्या सवाल है आपका। मैडम जी, मैं नल जल ऑपरेटर हूँ पंचायत का। जी। तो दिन भर चलाता हूँ तो बाहर निकालना पड़ता है गली में मेरे को। तो इसके लिए कुछ बता सकते हो मैडम कोरोना वायरस के संबंध में? जी, यदि आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे होंगे तो आपको ये बिल्कुल जानकारी मिल गई होगी कि कोरोना वायरस हर किसी को नहीं हो सकता है और हमारी विशेषज्ञ इसकी जानकारी दे ही रहे हैं। फिर भी डॉक्टर साहब हम एक बार चाहेंगे कि आप हाँ, आपको जैसे घर से निकलना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं है। एक तो आप भीड़ वाले इलाकों पे जहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठे हैं वहाँ जाने से बचिए और मास्क का उपयोग करिए। और अगर मान लीजिए आपको मास्क नहीं भी मिल रहा है, मास्क की शॉर्टेज है, और अगर आपको कभी छींके आ रही है, खांसी आ रही है, तो अपने हाथ से नाक को बंद कर सकते हैं और मुंह को ढांक सकते हैं। फिर खांसी या छींके और तुरंत हाथ धो लीजिए। और अगर आप नाना प्रकार के लोगों के बीच में हैं तो उनसे टच करने से बचिए, उनसे हाथ मिलाने से बचिए और अधिकतम जितना हो सके अपने हाथ धोते जाइए। और घर जब आते हैं तो निश्चित रूप से साबुन से हाथ धोइए या फिर कोई भी ऐसा सैनिटाइजर एंटीसेप्टिक जिसमें अल्कोहल मिला हो, तो उससे आप अगर अपने बार बार हाथ धोते हैं तो आप सुरक्षित हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नेगी सर, हम बात कर रहे थे जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं। देखिए, जैसे ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस के थ्रू दूसरे लोगों को संक्रमित करता है, तो अगर हम इस डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, अगर हम जो है संक्रमित व्यक्तियों के कांटेक्ट में बाकी दूसरे व्यक्तियों को ना आने दें, तो क्योंकि ये एक नया वायरस है और एक पैंडेमिक का रूप ऑलरेडी WHO के द्वारा डिक्लेयर किया जा चुका है, तो इसके ट्रांसमिशन को रोकने के लिए अगर हम एक डिस्टेंस को मेंटेन करें, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री ने ऑलरेडी जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, तो उसको अगर हम सब लोग एक सभ्य नागरिक होने के नाते अगर हम सब लोग माने तो इसके ट्रांसमिशन को ब्रेक किया जा सकता है। और इसके ट्रांसमिशन को ब्रेक करने से ये इंश्योर किया जा सकता है कि ये कम्युनिटी में नहीं फैले और स्टेज 3 और स्टेज 4 में नहीं जाए, क्योंकि स्टेज 4 में जाने में ये एक एपिडेमिक का रूप ले लेता है जिसका एंड पॉइंट नहीं है और काफ़ी लोग संक्रमित हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमने सुना है बहुत सारे चक्र होते हैं इसके, तो इस चक्र के बारे में हम जानना चाहेंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि स्टेज 1 से लेकर स्टेज 4 में के ये चक्र हैं और स्टेज 1 में जिस कंट्री में से ये ओरिजिनेट होता है वहाँ से अगर कोई ट्रैवल किया है या और अफेक्टेड कंट्री से कोई व्यक्ति ट्रैवल किया है और वो इंडिया में आता है और उसके अंदर संक्रमण पाया जाता है, तो ये स्टेज 1 डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद अगर उस संक्रमित व्यक्ति से किसी लोकल ट्रांसमिशन होता है किसी ऐसे व्यक्ति को जो इंडिया में ही है, तो इसको स्टेज 2 बोलते हैं। उसके बाद ये कम्युनिटी में इसका स्प्रेड होना शुरू हो जाए तो इसको स्टेज 3 बोला जाता है। जैसे अभी तक काफ़ी राज्यों में इसके संक्रमण के केसेस पाए गए हैं, तो ये स्टेज 3 कहलाता है। और स्टेज 4 में ये एक एपिडेमिक का रूप ले लेता है, जहाँ पे लार्ज नंबर में काफ़ी संख्या में लोगों का प्रभावित होना शुरू हो जाता है। ये चौथा और अंतिम चक्र होता ये तीसरा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तीसरे और चौथे चक्र को रोकने के लिए तीसरे चक्र में हम लोग ऑलरेडी आ गए हैं, तो इससे आगे हम लोग नहीं जाएं, इसलिए एक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए जो भी दिशा निर्देश हमारी भारत सरकार ने दिए हैं, अगर हम उनको मानते हुए एक सभ्य नागरिक होने के तहत, तो हमें पूरा विश्वास है कि इसके ट्रांसमिशन को रोका जा सकता है। और एक बार इसका ट्रांसमिशन रुक गया, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल को ऑलरेडी जो है बैन किया जा चुका है, तो हम इसके कंट्रोल को अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों से हम और भी जानकारियाँ लेंगे कोरोना वायरस को लेकर। अभी देख लेते हैं संदेश। आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075।
लापरवाही से बाहर मत फिरो। शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है। समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। स्वागत है आपका आपकी बातें कार्यक्रम, और हम आपको जानकारी दे रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में। डॉक्टर नेगी, हम जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में इसकी जांच की क्या व्यवस्था है? एम्स रायपुर भारत सरकार के द्वारा इसमें जो है कोरोना वायरस के टेस्टिंग के लिए और ट्रीटमेंट के लिए डेजिग्नेट किया गया है। और एम्स रायपुर में हमारे माननीय डॉक्टर नागरकर के अंतर्गत इसमें ट्रीटिंग फिजिशियंस, लेबोरेटरी पर्सनल्स सारे 24/7 अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सब लोगों को डेजिग्नेट किया गया है। आइसोलेशन वार्ड अलग से इसमें डेजिग्नेटेड है, जहाँ पे ऐसे किसी भी व्यक्ति जिसमें कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाते हैं उनको आइसोलेशन में ट्रीटमेंट देने की सुविधा है। और ऐसे व्यक्तियों का सैंपल टेस्टिंग का एम्स रायपुर में 24/7 ये टेस्टिंग फैसिलिटी उपलब्ध है। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम मोहनलाल कोरवे। जी मोहनलाल जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? इसके बचने का उपाय और बीमारी लक्षण जानना चाहता हूँ। जी बचने के उपाय जानना चाह रहे हैं। देखिए, जैसे कोरोना वायरस एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस करता है, तो इसमें बचने का उपाय यही है कि अभी आप सोशल गैदरिंग से बचें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं जी। और जो है जब भी कभी खांसी या किसी व्यक्ति को खांसी आती है तो उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। और ये डिस्टेंस जो है 2 मीटर तक जो होता है, 6 फीट तक एटलीस्ट आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। और एक कफ एटिकेट्स, एक जो खांसते हुए अपना किसी रुमाल का या अपना मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। और एक पर्सनल हैंड हाइजीन, आपको बार बार जो है एक नियमित अंतराल के बाद आपको अपने हाथ धोने हैं और अपने फेस को टच नहीं करना है जी। ये इसके बचाव के लिए पर्याप्त साधन है। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको लक्षण ऐसे कोई डेवलप नहीं होंगे। जी। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे कोई व्यक्ति संक्रमित है और खांसता है, छींकता है, तो जो छोटी छोटी बूंदें जिनको ड्रॉपलेट्स बोलते हैं वो हवा में आ जाती हैं। और इसका जो वायरस होता है बड़ी साइज का होता है, थोड़ा भारी होता है। इसकी साइज 300 से 500 माइक्रोन होती है, वजनी होता है, बड़ा होता है। तो ये नीचे ये आसपास जो भी आपके जो सतह है, मतलब सामान है, उस पे ये ड्रॉपलेट जब गिर जाती हैं तो वो संक्रमित हो जाती है, मतलब उस पे वायरस पहुंच जाते हैं सतह के ऊपर। जब कोई स्वस्थ इंसान उस सतह को टच करता है तो ये वायरस उस स्वस्थ आदमी के हाथ में आ जाते हैं। अब उसने कहीं अपना नाक, मुंह या आंखों में वही हाथ अपना लगाया तो ये वायरस उस सतह से इंसान के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आप कहीं बाहर से आए अपने हाथ अच्छी तरीके से धोइए, साबुन से धोइए या फिर 20 सेकंड तक, या फिर जो अल्कोहल वाले सैनिटाइजर है वो लगाइए। और लोग अक्सर यही पूछते हैं कि हम कितनी बार हाथ धोएं, तो हमारा जवाब है कि अधिकतम बार आप जितना धो सकें। और खास तौर से आप किसी बस में यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, नए आदमी से टच हो गए, हाथ मिलाया या कुछ चीजें छू रहे हैं, आप दूसरी जगह गए और टेबल कुर्सी छू रहे हैं, तो आप तुरंत हाथ धो लीजिए अपने, और चेहरे पे लगाने से बचिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? तारा प्रसाद तिवारी। जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? और यही कोरोना के विषय में मैडम हम जानना चाहते हैं कि इसमें उम्र का भी परहेज है। जी डॉक्टर
मैं लेगी। क्या बोला है? उम्र के बारे में जानना चाह रहे हैं कि किस उम्र में ये ज़्यादा। देखिए अभी तक जितना साइंटिफिक डाटा है उसमें जितने एल्डरली पीपल हैं, एल्डरली पीपल में जिनको 60 साल से ज़्यादा की उम्र है और जो व्यक्ति अंडरलाइंग कंडीशंस यानी किसी को अगर किसी को कोई डायबिटिक पेशेंट्स हैं और कोई HIV पेशेंट्स हैं और किसी आपके ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स हैं, ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनके प्रतिरोधक क्षमता कम है ऐसे व्यक्तियों में इसके इन्फेक्शंस के और इसके सीवियर लक्षण दिखने के ज़्यादा चांसेस हैं। और सामान्य व्यक्ति में अगर उसको आइसोलेशन में रखा जाए 14 दिन तो खाली सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स में इसके ठीक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और काफ़ी लोग इसके रिकवर कर चुके हैं। सो इससे डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये एक ट्रीटेबल डिजीज़ है और इससे जो भय का माहौल हमारी जनता में है उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इसको जो दिशा निर्देश हैं बस इसको फॉलो करते रहें भारत सरकार के। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं डॉक्टर साहब। 6 में से 5 ठीक हो जाते हैं और एक जो बचता है वही थोड़ा सा गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो सकता है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से भगत राम पटेल बोल रहा हूँ मैडम। जी पटेल जी, पूछिए क्या सवाल है आपका। हाँ, मेरे सवाल है जैसे कि हमको राशन का सामान लेना है दुकान से या फिर सब्जी लेना है, माने खाद्य चीज जो लेना है, तो इसमें हमको कितनी और कैसे सावधानी बरतनी जिससे हम इस वायरस के अटैक में ना आए? जी बहुत ही अच्छा सवाल है इनका पटेल जी का कि ये बाजार हाट में तो जाना ही होता है अपना राशन या सब्जियां लेने के लिए। हम बार बार बताते आ रहे हैं, नेगी सर ने बताया कि हमको अगर घर से बाहर जाना है तो हम कम से कम दूरी बना के रखें, अधिकतम 2 मीटर की दूरी बनाकर रखें। और जो लोग खांस रहे छींक रहे हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी वो जरूर मास्क लगा लें। और अगर आपको कहीं खांसी आ रही है और आपके पास मास्क नहीं तो बिना आप हाथ से भी उसको रोक सकते हैं और तुरंत हाथ धो लें। और जो चीज़ें आप टच कर रहे हैं तो वो टच करने के बाद आपको हाथ धोना है जल्दी से जल्दी। तो आप मार्केट में तो हाथ नहीं धो सकते, तो आप जो भी सामान ले आए और इस चीज़ का मतलब खास ख्याल रखें कि अपने चेहरे पर उन हाथों को कभी ना ले जाएं। और घर आने के बाद आप घर में जैसे सब्जियां हैं तो उसके नमक के पानी में डाल दें। और अगर मान लीजिए कोई आप पॉलीथीन में या कपड़े के में कुछ सामान झोले में सामान लेके आ रहे हैं तो और उसको आपने टच किया है तो आप तुरंत अपने हाथ धो लें। तो यही सब छोटे छोटे प्रिकॉशन है, इससे आप बच सकते हैं और ज़्यादा उसको हवा ना बनाए। देखिए कि ये कफ एटिकेट्स जो है, कफ एटिकेट्स में अगर छींकते हुए आप हाथ का यूज़ करते हैं तो ये कफ एटिकेट्स में नहीं आता है। आपको जो है अपने बाजू को ऐसे करते हुए तब खांसना है या छींकना है। तो ये एक प्रॉपर कफ एटिकेट्स है। और आपको हाथ को प्रॉपर धोना है जिसको 6H के नाम से भी जाना जाता है। और ये यूट्यूब और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको ये इजीली इसका वीडियो मिल जाएगा, हाथ धोने का तरीका, जिसमें आपको दोनों तरफ से और इसके बैक में और इसके उंगलियों के बीच में इसको प्रॉपर धोना है, जिसमें भी अराउंड 15 से 20 सेकंड लगते हैं। और इस दौरान ये हाथ आप डिसइंफेक्ट कर सकते हैं किसी भी सोप से या फिर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारी भ्रांतियां हैं इसको लेके, तो ये भ्रांतियां क्या क्या हैं और इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, या कहें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? मेरी जनता से ये अनुरोध है कि इसमें किसी भी तरह के डर की आवश्यकता नहीं है। ये एक ट्रीटेबल डिजीज़ है। जी। और इसमें खाली वही लोग जो संक्रमित हैं, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, जो उनके कॉन्टैक्ट्स में हैं, जो ट्रीटिंग फिजिशियंस हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, जो लेबोरेटरी पर्सनल हैं, जो ऐसे लोगों के उपचार में लगे हुए हैं या उनके डायग्नोसिस में लगे हुए हैं, या वो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं जो उसके कांटेक्ट में आए हुए हैं। ऐसे लोगों को खाली आइसोलेशन में रहने की ज़रूरत है जब तक कि उनके अंदर सिम्टम्स नहीं आते और उनके सिम्टम्स आने के बाद वो अपने आसपास जो भी उनके हॉस्पिटल्स हैं, ट्रीटिंग फिजिशियंस हैं, वहाँ पे उनको दिखाने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, मान लो पॉजिटिव आ जाता है तो क्या वो बच सकता है, बचाव संभव है? बिल्कुल इसका बचाव संभव है जी। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे कंप्लीट रिकवरी हुई है। डाटा जो है DHR की साइट्स पे अवेलेबल है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मोर्टेलिटी के हाई रेट उन्हीं में हैं जिनमें ये कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं,
जैसे कि अभी आपने बताया कि कैंसरस पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं और ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स हैं, HIV पेशेंट्स हैं, जहाँ पे हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है। जी बिल्कुल, आप दोनों ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो हमने आपको जानकारी दी है उसका लाभ आप अवश्य उठाएंगे। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती जीने की एक राह।